वेलकम बैक नाजरीन। जफर साहब, आपको प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि ये एक कुछ हमें माइंडसेट लग रहा है। जो रजा रब्बानी साहब हैं वो तो ये कहते हैं कि ग्लास हाफ फुल है, ये मूवमेंट फॉरवर्ड है, पहला स्टेप है। लेकिन उसके साथ साथ जो अफरासियाब खटक साहब हैं जो आपके साथ ही हिस्सा थे पहले उसका और फिर अब इम्प्लीमेंटेशन कमीशन का, उनका ख्याल ये है कि इतनी बड़ी ये डेवलपमेंट है, ये जो अख्तियारात जो हैं सूबों को चले गए हैं, कि अब जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स थी वो डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री के अंदर चली जाएंगी। आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि क्या ये बिल्कुल ही पहला स्टेप है? इसलिए मुझ तक नहीं पहुंच सकी कि कुछ बीच में आवाज बड़ी कट रही थी, लेकिन जो मफहूम समझ आया मुझे, आप मेरे जवाब को सुन लीजिए, शायद मुझे मफहूम समझ आ गया हो। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पहले जो हमारी फेडरेशन 18वीं तरमीम से कबल थी वो बड़ी सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन थी। अब डेवोल्यूशन से यकीनी तौर पर ये एक ऐसी फेडरेशन बनी है जिसमें इकाइयां मजबूत हुई हैं, और मौजूदा मॉडर्न तस्वर यही है कि वो वफाक ज़्यादा कामयाब रहती है जिसकी इकाइयां मुतमईन हो। तो अब इकाइयों को मुतमईन करने के खातिर 18वीं तरमीम में बहुत सारी तब्दीलियां आइन में लाई गई हैं, जिससे यकीनी तौर पर फ़ायदे हो सकते हैं, बशर्ते के उन तमाम जिम्मेदारियों को जो कि अब सूबों को दी गई हैं वो सूबे उन्हें उठाने के लिए और उनको आसान तरीके से अदा करने के लिए तैयार हों। अगर वो उसमें उन्होंने कोई कोताही की तो बजाय फ़ायदे के नुकसान भी हो सकता है। तो इस लिहाज से साहब ये भी बताइएगा कि बलोचिस्तान का केस हमारे सामने है, जहां पे सूरत हाल जो है बिगड़ती चली जा रही है। हुकूमत ने एक बलोचिस्तान पैकेज भी अनाउंस किया, फिर 18वीं तरमीम के भी जरिए उसके लिए बहुत सारी चीजें उसके अंदर क्रिएट हुई। वहां पे क्यों हमें नजर नहीं आ रहा कि ना हुकूमत इन चीजों को इनकैश करा रही है जो उसने की, ना वहां की जो सूबाई हुकूमत है वो इसको पूरे तरीके से एक्सेप्ट कर रही है। ये तो पॉलिटिकल विल की कमजोरी की निशानी ज्यादा है, और वो यूं ही दिखाई देता है कि अभी तक बलूचिस्तान में जमहूरियत के स्ट्रक्चर को तो ले आया गया है, लेकिन सरदारी निज़ाम वहाँ चल रहा है, और सरदारी निज़ाम जो है वो पार्लिमानी निज़ाम के अंदर कोई फ़ायदा नहीं दे सकता, और फ़ायदा भी नहीं दे रहा जी। नतीजा यह है कि सारे की सारी बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली हुकूमत में शामिल है, अपोजिशन भी वहाँ कोई मौजूद नहीं है। तो बलूचिस्तान की सूरत हाल ही को सामने रखते हुए वो प्रोविजन रखी गई थी कि किसी इलाके में, किसी सूबे में अगर एक मामले को पहुंचाने में दिक्कतें हों तो अभी फेडरेशन के पास कुछ अर्सा इख्तियारात रहने चाहिए, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठाया गया। अनफॉर्चुनेटली वो जो बेनिफिट लेना था वो 1 साल के अंदर ले सकते थे हम, 1 साल गुजर चुका है। अब मेरा ख्याल है कि होगा यही और करना ये चाहिए कि अगर बलूचिस्तान इन मामलात में समझता है और उनके लोग इस नतीजे पर पहुंचे जिस पर आप पहुंच रही हैं, और जो मैं समझता हूं कि आपका नतीजा दुरुस्त है कि अभी वो बहुत सारे मामलात को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते और उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो वो सेंटर से अब भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके लिए प्रोविजन मौजूद है कि उस मामले में सेंटर उनकी जगह कानून बनसाजी भी करे और उसकी इख्तियारात भी इस्तेमाल करे। उस प्रोविजन का अगर इस्तेमाल करने को बलूचिस्तान के कायदीन तैयार हो जाए और उनके नुमाइंदगान तैयार हो जाए तो यकीनी तौर पर वो कमी और कमजोरी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसका हल हो जाएगा। आइन जी, मैं तो जी उसकी जो खराब होती हुई सूरत हाल है, जो उनकी डिमांड्स थी वो तो बड़ी एबली मीट की 18वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने भी, बलूचिस्तान पैकेज ने भी, लेकिन जो अनरेस्ट है, जो बुरी सूरत हाल है वो वहां पे चेंज नहीं हो रही। इससे मैं तो उसकी तरफ इशारा करी। हाँ, मैं वही अर्ज कर रहा था। वजह उसकी ये है कि जो कुछ बेनिफिट बलूचिस्तान को देने की कोशिश की जा रही है वो उसी पुराने निजाम के जरिए, सरदारों के जरिए, और जब सरदारों के जरिए आप कोई चीज पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो अवाम तक नहीं पहुंचेगी, और अवाम तक जब नहीं पहुंचती तो फिर ये बेचैनी भी होती है, और जिसका आप जिक्र करते हैं अनरेस्ट भी पैदा हो रहा है। अच्छा, हमारे साथ नाजरीन हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे यास्मीन साहिबा ने, जो मेंबर है नेशनल असेंबली की पीपल्स पार्टी की। यास्मीन रहमान साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का प्रोग्राम के अंदर। शुक्रिया। यास्मीन रहमान साहिबा, ये बताइए कि अभी 2 दिन पहले जिस वक्त कैबिनेट की मीटिंग हुई तो ये डिसाइड किया गया कि गो के ये जो 7 मिनिस्ट्रीज थी वो तो डिवॉल्व हो गई, जो लेकिन मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में ये फैसला किया गया कि वो उनके जो पोर्टफोलियोज के बगैर भी उनको रिटेन किया जाएगा। ये बड़ा कुछ अजीब सा फैसला लगता है, स्पेशली जब फेडरेशन के ऊपर ये एक
बड़े अरसे से प्रेशर है कि वो अपने अखराजात को कम करे। जी आसिया, लेकिन उसमें आपने अगर प्राइम मिनिस्टर साहब का पूरा स्टेटमेंट पढ़ा हो तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इनको जो एग्जिस्टिंग मिनिस्ट्रीज हैं जो अभी भी फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं उनमें से इनको मिनिस्ट्रीज जो हैं इनको तफवीज की जाएंगी, इनकी वहां पे इनको कोई मिनिस्ट्रीज मिल जाएंगी। So, मिनिस्ट्रीज को बाइफरकेट करेंगे, एग्जिस्टिंग मिनिस्ट्रीज को उनके डिवाइड करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखें अभी ये तो नहीं मैं कह सकती क्योंकि ऑब्वियसली कबज वक्त है कुछ कहना, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी मिनिस्टर्स जो हैं हमारे इस वक्त ज्यादा नहीं है और स्टेट मिनिस्टर तो कोई भी नहीं है सिवाय फॉरेन अफेयर्स के, बाकी सब फुल मिनिस्टर्स है और कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब के पास खुद पोर्टफोलियोज कुछ मिनिस्ट्रीज के हैं, तो डेफिनेटली इन मिनिस्टर्स के लिए गुंजाइश निकलेगी। मैं नहीं समझती कि बाइफरकेट होंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जो पोर्टफोलियोज हैं वो भी ऑब्वियसली ट्रांसफर होंगे और जो दो दो पोर्टफोलियोज हैं किसी के पास वो भी एक एक मिनिस्टर जो है कैबिनेट का रहेगा। तो मिनिस्टर्स की तादाद ज्यादा नहीं है, पहले से बहुत कम है और इतनी, लेकिन वो तो 18वीं तरमीम के अंदर एक आपकी कमिटमेंट भी है कि वो कम करेंगे, गो कि वो अगले इलेक्शन के बाद होनी है। मुझे ये बताइएगा कि जो दूसरा फेज था डेवोल्यूशन का जिसमें कोई 12 मिनिस्ट्रियां डिवॉल्व की थी, उस वक्त तो उनके फेडरल मिनिस्टर्स को भी वो भी खत्म हो गई थी, उनकी पोस्ट भी वहां पे। तो अब कहाँ ये जा रहा है? आई थिंक मैं जफर साहब से भी ये सवाल पूछूंगी कि कहाँ ये जा रहा है कि ये पीएमएल के जो मिनिस्टर्स हैं उनको रिटेन करने की कोशिश है? देखिए उनको सिर्फ वो तो मेरा ख्याल में अगर वो कोalition में आए हैं और वो मिनिस्टर बने हैं तो वो भी रिटेन होंगे। और मेरा अपना जाती एक पॉइंट ऑफ व्यू है क्योंकि अभी डिटेल्स तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब ही तय करेंगे, लेकिन ये भी कहा गया कि तमाम जो मिनिस्टर्स फेडरल अभी कैबिनेट में थे इनको कोई ना अब दूसरे महकमे दिए जाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि अभी बहुत सारे महकमे प्राइम मिनिस्टर साहब के पास खुद हैं, तो वो डेफिनेटली मैं जैसे मैंने पहले कहा कि वो आफ्टर ऑल उधर मिनिस्टर्स तो आने ही हैं, इस तरह तो काम नहीं चलता ना कि उनके मिनिस्टर्स ना हो कोई। तो मोस्ट प्रोबेबली इन सारों को जो मुझे लगा कि एडजस्ट किया जाएगा, इससे ज्यादा तादाद शायद नहीं बढ़ाई जाएगी। अभी कम है मिनिस्टर्स, इतने ज्यादा इस वक्त कैबिनेट आप देखें तो बहुत बड़ी नहीं है कैबिनेट, और इसमें मजीद डेफिनेटली गुंजाइश है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने हर महकमे का एक वजीर तो जरूर मुकर्रर करे ताकि महकमा तभी इफेक्टिवली चल सकता है। जफर साहब, आपने यास्मीन साहिबा की भी बात सुनी। मैं एक न्यूज रिपोर्ट का हवाला दे रही थी जिसके अंदर ये कहा गया है कि डॉक्टर बाबर अवान और वसीम सजाद साहब जो हैं उनके ऊपर एक कमेटी बनी है जो रीस्ट्रक्चरिंग देखेगी कि जो एग्जिस्टिंग हमारे पास पोर्टफोलियोज हैं उनकी रीस्ट्रक्चरिंग कैसे की जा सकती है ताकि आपकी पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं उनको रिटेन किया जा सके। इसकी बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है, मीडिया भी क्रिटिसाइज कर रहा है इसको। तो हमारी जमात के किसी असहाब को और वज़रा कराम को रखने के लिए कोई डिवाइस की जा रही है तो वो बड़ी गलत बात है, लेकिन हमारे वज़रा तभी वहाँ किसी काम के वज़रा होंगे जब उनके पास कोई ऐसा पोर्टफोलियो हो, ऐसी वजारत हो जिससे वो गुड गवर्नेंस के लिए और गुड गवर्नेंस के जरिए आवाम को फायदा पहुंचा सके, वरना वजीर रहकर तो बेकार बात है। तो मैं नहीं समझता कि हमें उसमें कोई दिलचस्पी है, लेकिन जब वो बात आएगी वसीम सज्जाद साहब की कमेटी और बाबर अवान की कमेटी के बाहर, फिर पता लगेगा कि वो क्या करना चाहते हैं। मुझे इसमें इससे ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन मैं यकीनी तौर पर यह कहूंगा कि हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है और ना होनी चाहिए किसी ऐसी वजारत में जो बेकार किस्म की वजारत हो। सिर्फ वजीर होना तो कोई ऐसे बड़े फख्र की बात नहीं है। वजारत में आने का मकसद तो यही है कि कोई खिदमत हो सके। अगर कोई ऐसा पोर्टफोलियो नहीं मिलता जिसमें कोई कौम की खिदमत हो सके तो कोई फायदा नहीं होगा। बाबर साहब ये बताएं, तो आपके ख्याल में आप ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट को भी चंद चीजों पे लेजिस्लेट करने की जरूरत है, कुछ ऐसी रिमेनिंग पावर्स भी हैं फेडरेशन के पास। आपका ख्याल है कि कुछ नए पोर्टफोलियोज जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर नई मिनिस्ट्रीज बनेंगी या बननी चाहिए, जरूरत है? रीऑर्गेनाइजेशन तो इम्पोर्टेंट है कि जो एग्जिस्टिंग मिनिस्ट्रीज के कुछ इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन कमीशन ने जो नोटिफिकेशंस निकाली हैं वो या तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर डाल दिया, बहुत सारी चीज़ें इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दी एग्जिस्टिंग मिनिस्ट्रीज के नीचे। तो ऑब्जेक्टिव तो ये है कि वो जो फंक्शंस हैं वो इफेक्टिवली परफॉर्म हो। अब इसके लिए लेकिन जरूरी ये नहीं है कि ऊपर मिनिस्टर भी बैठे हुए हों।
क्योंकि जब फेडरल गवर्नमेंट का आप साइज छोटा कर रहे हैं और एक ये बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि साइज छोटा करें, तरमीम के अंदर ही एक जो अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव कमिटमेंट है, था कि साइज उसका छोटा हो। नाज़रीन, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे।